Hello students. The next few days were full of rejoicing. अब अगले कुछ दिन उनके लिए खुशी के थे. The brother asked after the education of the two boys. और भाई ने, जो भाई आया हुआ था माँ का, उसने उन दोनों लड़कों के एजुकेशन के बारे में पूछा. He was told by his sister that fatigue was a perpetual nuisance. और बहन ने अपने भाई को बताया कि फटिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा शैतान ऊदमी टाइप का है. ही वॉज लेजी, डिसोबीडियंट एंड वाइल्ड. वह बहुत ही ज़्यादा आलसी है और कहना नहीं मानता है, दुष्ट है. बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड. लेकिन माखन बहुत अच्छा है, बिल्कुल सोने की तरह. एज क्वाइट एज अ लैम्ब. और बिल्कुल शांत रहता है, एक मेमने की तरह. एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग. और वह पढ़ने में भी मन लगाता है. विशंबर काइंडली ऑफर टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स. भाई विशंबर ने उन्हें बताया, प्रस्ताव दिया कि वो फटिक को उनके साथ भेज सकती हैं. एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कैलकटा. और वह कैलकटा में उसको अपने बच्चों के ही साथ पढ़ाएगा. द विडोड मदर रेडिली एग्रीड. जो विधवा माँ थी बहुत जल्दी से तैयार हो गई. व्हेन हिज अंकल आस्क्ड फटिक इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता विद हिम. अंकल ने अपने जब फटिक से पूछा कि क्या वह उसके संग कलकत्ता जाएगा, तो हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स. तो उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही. एंड ही सेड, उसने कहा, ओ यस अंकल, बिल्कुल अंकल. इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट. और इससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो क्या चाहता है. इट वॉज इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटिक. अब माँ के लिए यह एक राहत की बात थी कि उसे फटिक से अब छुटकारा मिल जाएगा. शी हैड अ प्रिजुडाइज अगेंस्ट द बॉय एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स. वो फटिक के प्रति परिचित थी कि भविष्य में क्या हो सकता है. उसे फटिक को पसंद भी वह नहीं करती थी, इसीलिए उसने दोनों भाइयों के बीच कभी भी उसके बचपन का बंटवारा ना हो जाए, इसलिए वो भी तैयार थी. शी वॉज इन डेली फियर दैट ही वुड आइदर ड्रॉन माखन समडे इन द रिवर. उसे हमेशा डर बना रहता था कि कहीं ऐसा ना हो एक दिन फटिक किसी दिन माखन को नदी में डुबो देगा. क्यों? क्योंकि वह थोड़े से झगड़ालू किस्म का था. अथवा क्या कर सकता है, और ब्रेक हिज हेड इन अ फाइट. या फिर लड़ाई झगड़े में उसके सिर को फोड़ देगा. अथवा और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर. अथवा उसको किसी न किसी मुसीबत में फंसा देगा. एट द सेम टाइम शी was somewhat distressed to see Fatik's extreme eagerness to get away. अब फटिक वहाँ से जाने के लिए बहुत उतावला था, इसीलिए माँ उसके विछोह के कारण दुखी भी हो रही थी. तो इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है, माँ जो है उसके फटिक के शैतानी से परेशान तो थी, उसे भेज भी रही थी, लेकिन अब बेटा जब जा रहा था तो उससे वो अंदर ही अंदर दुखी भी हो रही थी. नेक्स्ट है फटिक एज सून एज वेल वाज सेटल्ड. जब जाने के बारे में सब कुछ तय हो गया तो केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट व्हेन दे वर टू स्टार्ट. वह प्रत्येक पल अपने अंकल से पूछता था कि हम लोग यहाँ से कब चलेंगे. ही वाज ऑन पिंस एंड निडल्स ऑल डे लॉन्ग विद एक्साइटमेंट. उसके शरीर में हमेशा अंग प्रत्यंग में एक्साइटमेंट रहता था, यानी रोमांच भर उठता था जाने के नाम से. एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट. और रात्रि के दौरान अधिकतर जग जाता था. ही bequeathed टू माखन इन perpetuity his fishing rod, his big kite and his marbles. उसने स्थायी रूप से, कह सकते हैं कि वसीयत के रूप से, यानी परपेचुटी मीन्स होता है स्थायी रूप से. उसने क्या किया,
स्थायी रूप से यानी कि वसीयत ही कहते हैं जिसको, कि उसने सारा सामान अपना माखन को दे दिया। कौन कौन से सामान थे, जैसे अपनी मछली पकड़ने का कांटा, अपनी पतंग और कंचे, सभी उसको दे दिए। इंडीड एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर हिज जनरसिटी टुवार्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड, यानी वास्तव में अगर देखा जाए तो विदा होने के इस समय पर माखन के प्रति वह बहुत ही ज़्यादा उदार हो गया था। When they reached कैलकटा, जब वह कैलकटा पहुंचा तो फटिक मेड द एक्वेंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार तो पथिक का अपनी मामी से परिचय हुआ। एक्वेंटेंस होता अजनबी, यानी कि मामी के लिए वह अजनबी था, यानी कि पहली बार उसका परिचय हुआ। शी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड विथ दिस अननेसेसरली एडिशन टू हर फैमिली, परिवार में उसके आने से वो किसी भी रूप में खुश नहीं थी। शी फाउंड हर ओन 3 बॉयज़ क्वाइट एनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनीवन एल्स, अब उसके पास पहले से ही अपने 3 लड़के थे और किसी को लेने की उसे कोई आवश्यकता नहीं थी। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14 इनटू देयर मिडेस्ट वाज टेरिबली अपसेटिंग, और फिर गांव के एक 14 साल के लड़के को अपने बीच देखकर उसे भयंकर रूप से परेशानी हुई, अपसेट हो गई वह। बिशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रिएशन, इस प्रकार दूरदर्शिता करने से पहले विशंबर को 2 बार सोचना चाहिए था। वह मनी मन ये बात सोच रही थी। लेकिन इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज़ नो वर्स न्यूसेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14, इस संसार में इंसान के मामलों के सिलसिले में देखा जाए तो नो वर्स न्यूसेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14, यानी कि 14 वर्ष की आयु के लड़के के मुकाबले अन्य कोई भयंकर उत्पाती वस्तु नहीं है। ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल, वो न तो सौंदर्य की वस्तु होती है और न ही किसी काम की, उपयोगी भी नहीं होती है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शॉवर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय and he is always getting in the way, छोटे बालक पर जिस प्रकार स्नेह उड़ेला जाता है वो भी इसके संबंध में संभव नहीं है, यानी कि हम 14 साल के बच्चे पर एक छोटे बच्चे की भांति स्नेह नहीं उड़ेल सकते हैं। एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और ये बात हमेशा रास्ते में आती है। इफ़ ही टॉक्स विद अ चाइल्डिश लिस्प ही इज़ कॉल्ड अ बेबी, और यदि वो बालपन की तोतली बोली में बात करता है तो उसे नादान बच्चा कहा जाता है। इफ़ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप वे ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टेंट, और इसके विपरीत यदि वो बड़े लोगों की तरह समझदारी से बोलता है तो उसे ढीठ कहा जाता है। इम्पोर्टेंट माने क्या होता है, ढीठ या गुस्ताख। एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज़ रिसेंटेड, रिसेंटेड मीन्स होती है नाराज़गी देना। वास्तव में उसकी कोई भी बात केवल नाराज़गी पैदा करने वाली ही होती है। इन फैक्ट देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, क्योंकि इस एज पर वह बढ़ती हुई उम्र होती है, अनअट्रैक्टिव होता है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ्स विद इनडिसेंट हेस्ट, और उसकी जो ग्रोथ है वो भी जल्दी जल्दी बढ़ती है तो कपड़े भी उसके छोटे होते जाते हैं। हिज वॉइस ग्रोज होर्स एंड ब्रेक्स एंड क्वैप्स, उसकी जो आवाज़ है वह भी उस समय चेंज होती है, भारीपन आता है, क्वेवर्स, और उसमें थरथरानेपन जैसी आवाज़ आ जाती है। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली, और उसकी जो फेस है वह भी अचानक से कैसा हो जाता है, एंगुलर हो जाता है, भद्दा हो जाता है,
और कैसा हो जाता है, अनसाइटली, थोड़ा सा क्रूप हो जाता है। क्यों हो जाता है क्रूप और ऐसा, क्योंकि उसकी क्या होती है कि 14 साल के बाद उम्र पर हल्की हल्की बच्चे की सेविंग निकलने लगती है और इसलिए उसका चेहरा मोहरा सब कुछ बदलने लगता है। It is easy to excuse the shortcomings of early childhood, but it is hard to tolerate even unavoidable lapses a boy of 14. It is easy to excuse. बालपन की कमियों को तो अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन but it is hard to tolerate even unavoidable lapses in a boy of 14. लेकिन 14 वर्षीय लड़के की उन कमियों को कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता, अनदेखा नहीं किया जा सकता। The lad himself becomes painfully self-conscious when he talks with elderly people. He is either unduly forward or easy, so unduly shy that he appears ashamed of his very existence. सहन करना संभव नहीं होता है। इस समय लड़का अपने आप ही दुखपूर्वक स्वकेंद्रित हो जाता है 14 साल की उम्र पर, क्योंकि वो अपने अंदर आए हुए परिवर्तन से थोड़ा सा आश्चर्यचकित होता है। जब वो अपने से बड़े लोगों से बातें करता है तो ज़्यादा ही उतावलापन दिखता है उसमें, या फिर इतनी शर्मिंदगी जाहिर करता है मानो उसका अस्तित्व ही कुछ नहीं है। तो ऐसे में बच्चा जो होता है बहुत ज़्यादा परेशान होता है। Yet फिर भी it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love, and he becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration. यह अवस्था उम्र का ऐसा पड़ाव होती है जहाँ पर एक किशोर लड़का, यंग लैड, किशोर लड़का लोगों की नज़र में स्वयं की मान्यता पाने के लिए कॉन्शियस होता है, लालियत होता है। उसके प्रेम को पाने के लिए, उसकी कुछ इम्पोर्टेंस पाने के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ करता है। जो भी उसके नेक्स्ट आगे है, बट नन डेयर ओपनली लव हिम, फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय। जो भी उसके बड़प्पन के बारे में कहता है वो उसी का गुलाम हो जाता है, यानी कि उसी का डिवोटेड स्लेव, उसी का गुलाम हो जाता है। लेकिन इसलिए ऐसे बच्चे को फिर रह गया, बट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन कोई भी खुलकर उसे स्नेह नहीं कर पाता है। फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस, क्योंकि इसको अवांछनीय कृपा के रूप में देखा जाएगा। एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय, जो कि लड़के को बिगाड़ने वाला बन जाएगा। सो वॉट विद स्कॉल्डिंग एंड चाइल्डिंग ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर। इसलिए डांटने फटकारने का कोई लाभ नहीं रह जाता है और ऐसा लड़का उस भटके हुए कुत्ते के समान होता है जो अपने मालिक को खो चुका होता है। नेक्स्ट, फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज़ द ओनली पैराडाइज। 14 वर्ष के लड़के के लिए उसका घर ही सबसे बड़ा स्वर्ग होता है। पैराडाइज मीन्स होता है स्वर्ग का बगीचा, यानी कि स्वर्ग। स्वर्ग किसे कहते हैं? जहाँ पर सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जहाँ खुशी होती है। तो ऐसे लड़के के लिए, 14 साल के लड़के के लिए उसका घर ही सबसे अधिक सुखदायक होता है। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस with strange people is little sort of torture, while the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them. अनजान घर में अनजान लोगों के बीच रहना वास्तव में दुख का कारण ही है। और दूसरी बात क्या है? while the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slightly by them. तो इसका सुखदायक पहलू यह भी है कि वहाँ की औरतें अच्छी उसकी आवभगत करें, स्वागत करें और इससे कभी कोई गिरावट ना भी आए। लेकिन ऐसा वहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसकी मामी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। इट वॉज एंग्विश टू फटिक
to be the unwelcome guest in his aunt's house, despised by this elderly woman and slighted on every occasion. पथिक के लिए यह बहुत ही ज़्यादा दुखदायक है कि वह अपनी मामी के घर में उसका कोई स्वागत नहीं किया गया, यानी अनवेलकम गेस्ट है जिसका कोई स्वागत न किया जाए, और इस औरत की वजह से उसकी अवहेलना भी की गई, और ऐसा वो एक बार नहीं, एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन, यानी कि बार बार किसी भी अवसर पर वह करती थी। If she ever asked him to do anything for her, तो he would be so overjoyed that he would overdo it. यदि वह उससे कभी कोई काम की कहती भी थी तो वह बड़ी खुशी खुशी हर काम के लिए तैयार हो जाता था। And then she would tell him not to be so stupid but to get on with his lessons. और यदि वह उस काम को करता भी था तब वह कहती थी कि इतना बेवकूफ़ मत बनो और अपना सबक याद करो, मतलब सबक याद करो से मतलब अपना पाठ याद करो, गेट ऑन विद हिज लेसन्स। द क्रैम्प्ड एटमोसफियर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज आंट्स हाउस ऑप्रेस्ड फटिक सो मच दैट ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ। अब अपनी मामी के घर में जब उसे नेग्लेक्ट किया जा रहा था तो उसे वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल पड़ रहा था। He wanted to go out into the open country and fill his lungs and breathe freely. अब वह अपने गांव में वापस जाना चाहता था और खुलकर सांस लेना चाहता था। But there was no open country to go. लेकिन वहाँ पर कोई भी खुला स्थान नहीं था। Surrounded on all sides by Calcutta house and walls. अब कलकत्ता जो था चारों तरफ घरों और दीवारों से भरा हुआ था। सो वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम, इसलिए प्रत्येक रात को वह अपने गांव के घर का सपना देखता था। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और वहां जाने की सोचता रहता था। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मैडो वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग। अब उसे अपने वो शानदार चारागाह याद आ रहे थे जहाँ वह पूरे दिन पतंग उड़ाता था। The broad river bank where he would wander about his livelong day, और वह जगह रिवर बैंक यानी नदी का किनारा याद आ रहा था जहाँ वह अबाउट द लिवलॉन्ग डे यानी कि पूरे दिन भर जहाँ पर कि वह घूमता रहता था। सिंगिंग, पूरे दिन गाता रहता था। एंड शाउटिंग फॉर जॉय, और आनंद से चिल्लाता रहता था। द नैरो ब्रूक वेयर ही कुड गो, और वह पतली सी तंग सी नदी जहाँ वह जाता था। एंड डाइव, डूबता था, डुबकी लगाता था। एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक, जब भी वह चाहता था वहाँ जाकर वह डुबकी लगाता था। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियन ओवर हुम ही वॉज डिस्पोर्ट। अब अपने उन साथियों को याद करता है जिनके बारे में जिनके साथ वह खेला करता था। एंड अबव ऑल, और ऊपर सभी बातें जो वह किया करता था। द मेमोरी ऑफ द टायरेंट मदर ऑफ हिज, अब उसके दिमाग में अपनी टायरेंट माँ जो थी उसकी, यानी कि उसके लिए वो तानाशाह माँ जो थी उसकी भी वो याद करता है, यानी जालिम माँ। टायरेंट मीन्स होता है जालिम, क्योंकि उस समय उसे अपनी माँ जालिम नज़र आती थी, उसे डांटती थी, फटकारती थी, लेकिन अब उसे अपनी माँ की भी याद आ रही है। Who had such a prejudice against him, जो उसके लिए थोड़ी सी प्रेजुडाइज भी हो गई थी। occupied him day and night, और दिन और रात वह उन्हीं को याद करता रहता था। नेक्स्ट है आपका a kind of physical love like that of animals, a longing to be the presence of the one who is loved, and inexpressible wistfulness during absence, a silent cry of the inmost heart for the mother। तो पशुओं की तरह का भौतिक प्यार, बार बार बिछो में व्याकुल होना, स्नेह करने वाले के नज़दीक जाने की तमन्ना, लाइक द लोइंग ऑफ काफ इन द ट्विलाइट, यानी कि माँ के लिए मन की गहराई से पुकार, जैसे
शाम होते ही बछड़ा जो होता है रम्हाने लगता है। दिस लव, इस प्रेम के लिए, ऐसा प्यार, विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिक्ट, जिसमें पशु के समान नैसर्गिक प्रवृत्ति थी। एजिगेटेड, द साई, नर्वस, लीन, अनकाउथ एंड अगली बॉय, यह सब उतावलापन एक शर्मीले, बेचैन, कमज़ोर, गंवार और एक बदसूरत लड़के का था। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूअली, इस सब को कोई भी नहीं समझ सकता था, लेकिन उसके दिमाग में उथल पुथल लगातार चल रही थी। नेक्स्ट, देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटिक। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय, यानी कि पूरे स्कूल में पढ़ाई में फटिक से कमज़ोर कोई भी लड़का नहीं था। ही गैप्ड एंड रिमेन्ड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, जब टीचर उससे कोई भी क्वेश्चन पूछती थी तो वह बिना कोई उत्तर दिए चुपचाप हो जाता था। एंड लाइक अ ओवरलैडन अस पेशेंसली सफर्ड ऑल द ब्लोज दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, जैसे एक गधा अपनी पीठ पर भारी बोझ को सहन करता है, ठीक उसी प्रकार वो अपनी पीठ पर पड़ने वाले बारों को सहन करता था। When other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant houses. जब अन्य लड़के खेलने के लिए बाहर निकल जाते थे तो वो खिड़की के पास जाकर चिंता में लीन हो जाता था। And if by chance he espied children playing on the open terrace of any roof, तो his heart would ache with longing, और यदि दूर के मकानों की छतों को निहारता रहता था और यदि कभी कभार किसी छत के खुले हिस्सों में बच्चे को खेलता देखता भी था तो उसके दिल में भी खेलने की इच्छा होने लगती थी। One day he summoned up all his courage and asked his uncle, when can I go home? एक दिन बड़ी हिम्मत करके उसने अपने मामा से पूछा, मामा मैं घर कब जा पाऊँगा? तो हिज अंकल आंसर्ड, उसके अंकल ने, मामा ने जवाब दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम, इंतज़ार करो छुट्टियों के आने का। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टियां तो नवंबर से पहले आने वाली नहीं थी। एंड देयर वाज अ लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और अभी इंतज़ार करने के लिए काफ़ी लंबा समय बाकी था। वन डे, एक दिन, फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, फटिक की एक किताब खो गई। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, और बिना बुक के वह अपना चैप्टर तैयार नहीं कर पा रहा था। नाउ इट वाज इम्पॉसिबल, अब असंभव था। डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली, और टीचर्स जो थी उसके साथ अब बहुत ही ज़्यादा अनमर्सीफुली, यानी कि बहुत ही क्रूरता से उसके साथ व्यवहार करने लगी थी। केन मीन्स होता है बेंत मारना, यानी कि उसे क्रूरता से उसके साथ अब बेंत भी उसे पड़ने लगे थे। हिज कंडीशन बिकेम सो एब्जेक्टली मिजरेबल दैट इवन हिज कजिन्स वर अशेम्ड टू हिम ओन, अब टू ओन हिम, उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसके जो भाई थे, यानी कि ममेरे भाई थे, उनको अपने ऊपर शर्मिंदगी आने लगी थी। दे बिगेन टू जीर एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज, अब वो दूसरे लड़कों की अपेक्षा उसकी इंसल्ट भी बहुत ज़्यादा होने लगी थी। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, अब वह अंत में अपनी मामी के पास गया। एंड टोल्ड हर दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, और उन्हें बताया जाके कि उसकी बुक खो गई है। हिज आंट पर्स्ड हर लिप्स इन कंटेम्प्ट एंड सेड, उसकी मामी ने अपने गुस्से से होठों को चबाया और कहा, यू ग्रेट क्लमसी कंट्री लाउड, यानी कि तुम एक फूहड़ हो, तुम एक गांव के गंवार हो। हाउ कैन आई अफोर्ड विद ऑल माई फैमिली, मैं कैसे अपनी पूरी फैमिली को अफोर्ड करती हूँ, टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times a month, यानी एक महीने में 5 बार तुम्हें अब किताब मैं कैसे दिलाऊँ। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल फटिक हैड अ बैड हेडेक, अब उसी दिन स्कूल से लौटते समय फटिक को बहुत तेज़ सिर में दर्द था।
विद अ फिट ऑफ सीवरिंग, और उसे कपकपाते हुए कुछ बेहोशी जैसे चक्कर भी आ रहे थे। ही फेल्ट, उसने महसूस किया कि ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया फीवर, कि उसे मलेरिया फीवर का अटैक होने वाला है। हिज वन ग्रेट फियर was that he would be a nuisance to his aunt. अब वह सोच रहा था, उसे अपने घर का भी डर सता रहा था, अब वो अपनी मामी के लिए सबसे दुखदाई वस्तु बन जाएगा, क्योंकि उसे अब मलेरिया हो रहा है तो घर जाएगा तो उसे ये भी डर लगने लगा था कि मामी उसके लिए फिर से डांटेंगी और फिर से वह दुखदाई वस्तु बन जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग फटिक वाज नोवेयर टू बी सीन। अगली सुबह फटिक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, अता पता नहीं था उसका। ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल, उसके सभी पड़ोसी खोजबीन कर रहे थे। द रेन हैड बीन पोरिंग इन टोरेंट्स ऑल नाइट, पूरी रात भर बारिश होती रही। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय गॉट ड्रेंच्ड थ्रू टू द स्किन, और जो भी लोग उसकी खोज में बाहर गए वह भी पूरी तरीके से भीग चुके थे। एट लास्ट बिसम्बर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, अंत में बिसम्बर ने पुलिस से सहायता मांगी। एट द एंड ऑफ द डे अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस, और दिन के अंत तक यानी कि शाम होने पर पुलिस की एक गाड़ी जो थी वो दरवाजे पर रुकी, घर के सामने। इट वॉज स्टिल रेनिंग, अब भी बारिश हो रही थी। एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड, पूरी गलियां भर गई थी बारिश से। टू कांस्टेबल ब्रॉट आउट फटिक इन देयर आर्म्स एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिसम्बर, दो कांस्टेबल बिसम्बर को हाथ में पकड़ कर लाए और बिसम्बर के सामने उस रख दिया। ही वॉज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट, वह सिर से लेकर पैर तक भीगा हुआ था। मडी ऑल ओवर, सब तरफ उसके कीचड़ लगी हुई थी। हिज फेस एंड आईज फ्लस्ड रेड विथ फीवर, उसकी आँखें बिल्कुल लाल हो गई थी बुखार से। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रैम्बलिंग, और उसका सारी बॉडी के अंग जो थे वो कँपा रहे थे। बिसम्बर कैरिड हिम इन हिज आर्म्स, बिसम्बर ने उसकी बाहों को पकड़ा। एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट, और अंदर के कमरे में ले गया। व्हेन हिज वाइफ सॉ हिम, जब उसकी वाइफ ने देखा, सी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस, यानी इस लड़के ने हमें कितना सारा परेशान किया है। हैड नॉट यू बेटर सेंट हिम होम, यानी इसको इसके घर ही क्यों नहीं छोड़ आते। फटिक हर्ड हिज हर वर्ड्स एंड सॉफ्ट आउट लाउड, फटिक ने इन शब्दों को सुना और सुक्कियाँ लेते हुए ज़ोर से बोला, अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मैं तो घर ही जा रहा था। बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, लेकिन वे लोग मुझे वापस खींच लाए। द फीवर रोज वेरी हाई, बुखार जो था बहुत तेज हो गया था। एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वाज डिलीरियस, और पूरी रात लड़का बुखार में, डिलीरियस माने होता है उन्माद होना, यानी उन्माद में पड़ा रहा, यानी बेहोशी में पड़ा रहा। उन्माद कहते हैं एक तरीके से बेहोशी आना। बिसम्बर ब्रॉट इन अ डॉक्टर, बिसम्बर ने एक डॉक्टर को बुलाया। फटिक ओपनड हिज आइज फ्लस्ड विथ फीवर, फटिक ने अपनी आंखें खोली जो तेज़ बुखार के कारण तमतमाई हुई थी। एंड लुकिंग अप टू द सीलिंग एंड सेड वैकेंटली, और छत की ओर निहारा और मन मन से बोला, अंकल हैव द हॉलीडेज कम येट, मे आई गो होम, मामा क्या छुट्टियां हो गई हैं, क्या अब मैं घर जा सकता हूँ। बिसम्बर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज, बिसम्बर ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। एंड टुक फटिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन एंड सेट बाई हिम थ्रू द नाइट, और फटिक के कमज़ोर और तपते हुए हाथों को अपने हाथ में थाम लिया और वहीं पूरी रात बैठा रहा। द बॉय बिगिन अगेन टू मटर, लड़का दोबारा से बुदबुदाया। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, और अंत में उसकी आवाज़ में उत्तेजना पैदा हो गई। मदर, ही क्राइड, वह चिल्लाया, माँ, डोंट बीट मी लाइक दैट मदर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मुझे इस तरह मत मारो माँ, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ। द नेक्स्ट डे फटिक बिकेम कॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम, अगले दिन थोड़े समय के लिए फटिक होश में आया। ही टर्न्ड हिज आइज अबाउट द रूम, उसने चारों तरफ कमरे में
अपनी आँखों को घुमाया। एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, उसे आशा थी कि शायद कोई उसके पास आ रहा हो। एट लास्ट विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, अंत में निराशा के साथ, हिज हेड सेंक बैक ऑन द पिलो, उसने अपना सिर तकिए में धंसा लिया। ही टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल विद अ डीप साई, और एक गहरी आह भरते हुए अपना चेहरा दीवार की ओर कर लिया। दिसंबर न्यू हिज थॉट्स, दिसंबर उसकी विचारों को समझ गया था कि वह क्या सोच रहा है। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और सिर, इसलिए सिर को नीचे झुकाते हुए वह धीरे से बोला, विस्पर्ड, थोड़ा बुदबुदाते हुए, फटिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मैंने तुम्हारी माँ को खबर कर दी है। द डे वेंट बाई, दिन बीत गया। द डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल्ड वॉइस दैट द बॉयज़ कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, डॉक्टर ने बड़ी परेशानी के साथ कहा कि लड़के की हालत काफ़ी नाजुक है। फटिक बिगेन टू क्राई आउट, फटिक फिर से बड़बड़ा रहा था। बाय द मार्क फॉर्म्स, फटिक बिगेन टू क्राई आउट बाय द मार्क 3 फेथम्स, ठीक निशान तक 3 कदम, 3 कदम यानी कि फैदम मीन्स होता है गहराई की माप, यानी कि वो गहराई को नाप रहा था। ठीक निशान तक यानी बड़बड़ा रहा था, वह कुछ भी बोल रहा था। बाय द मार्क 4 फेथम्स, बाय द मार्क ही हैड हर्ड द सेलर ऑन द रिवर स्टीमर कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम लाइन नाउ, इतना ले लीजिए। 4 कदम, ठीक निशान तक, उसने इस प्रकार की आवाज़ नाविक के मुंह से सुनी थी, जो नदी की पताका के समीप खड़ा रहता था और निशान लगवाता रहता था। अब नाउ ही वाज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एंड अनफैथोमेबल सी, अब पथिक जो था स्वयं अथाह समुद्र को नाप रहा था। लेटर इन द डे, Fatik's mother burst into the room like a whirlwind and began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice. अब उसी दिन बाद में फटिक की माँ किसी बवंडर की तरह कमरे में आ धमकी और इधर उधर हिलने डुलने लगी, दुखी होने लगी और रोने चिल्लाने लगी। विशंबर tried to calm her agitation, but she flung herself on the bed and cried, Fatik, my darling, my darling. विशंबर ने उसकी उत्तेजना को कम करने की कोशिश की, लेकिन वो चारपाई पर फैल गई और पुकारने लगी, फटिक, मेरे बेटे, मेरे लाल। फटिक stopped his restless movements for a moment. एक क्षण के लिए फटिक ने अपनी बेचैनी पर विराम लगाया। His hands ceased beating up and down, और उसका सिर का इधर उधर जो हिल डुल रहा था वह भी रुक गया था। He said, the mother cried again, Fatik, my darling, my darling. उसके मुंह से फिर से निकला, अरे माँ से फिर पुकार उठी, फटिक, मेरे बेटे, मेरे लाल। Fatik very slowly turned his head and without seeing anybody said, Mother, the holiday have come. फटिक ने बहुत धीमे से अपने सिर को घुमाया और बिना किसी की ओर देखे ही बोला, माँ, छुट्टियों के दिन आ गए हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। तो इससे यही पता चलता है कि एक बेटा जो है वो माँ के साथ रहने पर कितनी भी शरारत करे तो वह तब भी खुश रहता है। माँ चाहे उसे कितनी भी डांटे तब भी वह खुश रहता है, और लेकिन बाहर आने पर दूसरों के द्वारा उस पर खराब व्यवहार करे जाने पर बच्चा जो होता है डर जाता है, सहम जाता है। तो फटिक की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इससे यही रहता है कि आप अपने माँ बाप के साथ रहते हैं तो उन्हें अधिक परेशान न करें, जिससे कि उन्हें आपके लिए कुछ भी गलत करने की सोचनी पड़े। घर में रहिए, संस्कार में रहिए, शांति में रहिए और अच्छे अच्छे कार्य करिए।
की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय।